सभी साथियों को एक बार फिर से हमारा जोहार। पिछले क्लास में हम लोगों ने पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट, इन तीनों के समय अवधि में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार झारखंड प्रताड़ित हो रहा था, जिसको आगे लेकर के इससे संबंधित कई घटनाएं भी हुई। जैसे कि आप लोग को कुछ मंदिरों की स्थापना भी हुई, टांगीनाथ, हापा मुनि, तो ये सब के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। और लास्ट में दो राजवंश, एक सिंहभूम और एक रक्सेल वंश, दो वंश पे हम लोगों ने चर्चा भी किया था कल। तो आप लोग जो भी नहीं देखे होंगे वो पहले का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा सीरियल वाइज। तो आज हम लोग उससे दो आगे और दो राजवंश की जो स्थापना हुई 8वीं सदी में ही, उनकी पहली चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 8वीं से 10वीं तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज 11वां और 12वां सदी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में जो पहला राजवंश है वो हम लोग पंचेत लेके चलें। पहला कि 8वीं शताब्दी में उदय हुआ, या इस समय ये प्रमाण है कि इस समय तक ये उदय हो चुका था, ऐसा माना जाता है। अब कब हुआ इसका टाइम पीरियड कहीं नहीं कुछ पता चलता है। इसके बारे में, इस राज्य के स्थापना के बारे में एक अनुश्रुति मिलती है। अनुश्रुति मतलब समझ सकते होंगे आप लोग, लोक कथा जो कहा जाए, सुना जाए, वही। तो इसके बारे में कहा जाता है कि काशीपुर के एक राजा थे अनीत लाल नाम के राजा थे। तो वो तीर्थ के क्रम में अपने राज्य से, काशीपुर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। साथ में उनकी पत्नी भी थी। जब वे यहाँ पर अरुण वन पहुँचे, चूँकि उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो जब वे यहाँ पे झारखंड के अरुण वन का मतलब आज का पंचेत वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जब ये गुजर रहे थे, तब इनकी पत्नी को, मतलब रानी को, प्रसव पीड़ा हुआ और उन्होंने वहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया। यहाँ तक की कहानी सेम है। और इसके बाद दो बातें बोली जाती हैं। पहला तो ये था कि जब यहाँ पे बच्चे को जन्म दिया, तो फिर वो एक कहानी ये है कि उनको, उस बच्चे के लिए वे रुकना उचित नहीं समझे और उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिए और राजा रानी आगे बढ़ गए। फिर उनका पालन पोषण, वहाँ के शिकारी का दल था, वो उस बच्चे को देखे कि बच्चा है तो उसे उठा करके ले चले गए। आगे उसका पालन पोषण किए। जब वो बड़ा हुआ तो वही पंचेत का राजा बना। और वही कहानी है। आप लोग जो और भी इसके बारे में याद रखे होंगे कि कपिला गाय को राजा चिन्ह, उसकी पूंछ को चवर, गोमुखी राजा कहलाया, इस टाइप का एक कहानी। इसका एक इससे अलग मिलता है। और वो कहता है कि नहीं, जो राजा थे वो जानबूझ करके बच्चे का परित्याग नहीं किए थे। हुआ क्या कि वो जब जा रहे थे, तब चूँकि उस समय तो राजा थे भाई, तो हाथी से चला करते थे। हाथी से चलना मतलब बहुत ही बड़ा सम्मान वाला बात था, वो प्रतिष्ठा वाला कि राजा है तो भाई हाथी से चलेगा, ठीक है। तो वो जब हाथी से चल रहे थे तो उनका जो बच्चा था वो गिर गया। चूँकि हाथी से गिर गया तो इनको लगा कि ये बच्चा मर गया होगा, तो इसीलिए वो वहाँ पे उसे परित्याग कर दिए, वहीं उसे छोड़ दिए और आगे निकल लिए। तब वहाँ पे एक पहाड़ था, तो वहीं पहाड़ से कपिला गाय आई और उसने उस बच्चे को दूध पिलाया। और वो बच्चा मरा नहीं था, वो बच्चे को दूध पिलाया और ऐसा ये चलता रहा। जब ये बच्चा बड़ा हुआ, तब जा कर के इसे पहले तो राजा चुना गया, मतलब मांझी चुना गया, गांव का प्रमुख। उसके बाद फिर कहा जाता है कि 84 परगना को था, उसका वाव से राजा चुना गया और इस प्रकार से वो राज स्थापित किया। जिसके बाद इसके लिए पंचेत जो राज किला था उसका निर्माण किया, उसका नाम दिया गया पंचकोट। और इसके बारे में तर्क दिया जाता है कि राजा, इसे 5 राजाओं, आसपास के 5 राजाओं ने मिलकर के इसे राजा चुना था, इसलिए इसके किला को या इसके महल को पंचकोट नाम दिया गया। और इसके बाद
आगे चल कर के क्या हुआ कि बगल में ही था बर्दवान जो राज्य था, वहाँ के शासक ने यहाँ पर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद सभी को मार दिया। सिर्फ एक बच्चा जो वहाँ का उस समय सूरी लछिया करके एक था वहाँ पे क्षेत्र, उसके जो प्रमुख थे, उसने उस राजवंश के बच्चे को किसी तरीके से बचा लिया और वही चल करके फिर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। तो इस टाइप का कहानी है। तो इसमें मुख्य बातें जो अभी आप लोगों को सुने होंगे, तो एग्ज़ाम में जो पूछने लायक है कहानी इसलिए है कि ओवरऑल आपको दिमाग में एक कहानी सेट रहे, और जो अनुश्रुति है वो मैंने आप लोग को बताया। तो अनुश्रुति ये सेट रहे दिमाग में, मतलब ये कहानी। और इसके बाद जो मुख्य बातें आई कि अनीत लाल ने क्या ये किया, यहाँ के जो राजा थे, चूँकि कपिला गाय थे तो इसलिए यहाँ के राजा को अच्छा पहले देख लीजिए, यहाँ के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता है। और यहाँ का जो राज चिन्ह है, राज चिन्ह वो आपका है, इसको या तो कपिला गाय आता होगा कब आपका एग्ज़ाम में, कपिला गाय, या फिर चंवर आएगा, मतलब गाय की पूंछ। ठीक है, ये सब कुछ भी आ सकता है। तो राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था और राजचिन्ह क्या था आपका, कपिला गाय या गाय की पूंछ या चंवर, जो भी आ जाए एग्जाम में, इसे आप टिक करिएगा। ठीक है, एक ये आपका बनता है कि अरुण वन, जो पहले प्राचीन काल में झारखंड में अरुण वन नाम का एक स्थान था, जहाँ से कि पंचायत राज्य की स्थापना हुई या पंचायत राज्य की राजवंश की शुरुआत हुई, वो वर्तमान में कहाँ है, तो वो पंचायत में है। तो इस टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली कहानी आप याद रखिएगा, वो आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। कहानी मतलब याद करने में सहायता देगा कि आपको याद रह जाएगा चीज़, और उसके बाद जो इससे जो फैक्ट्स आएंगे वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी कहानी होगा उसे आप आराम से सुनिए, वो आपको सहायता के लिए, कि कोई भी चीज़ को याद करने के लिए कहानी की आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए वो है, इसलिए मैं आपको बताता हुई जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो पंचायत राज के बारे में इतना ही है। और इसके बाद जो हम लोग अगला पढ़ेंगे वो है मानभूम राजवंश। मानभूम राजवंश की स्थापना को लेकर के तो उससे भी खतरनाक स्थिति है कि इसकी मतलब कौन स्थापित किया, कैसे स्थापित हुआ, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मानभूम जो कि हम लोग जान रहे हैं कि धनबाद और उससे सटा हुआ क्षेत्र, थोड़ा बहुत उसमें हजारीबाग आ जाएगा, गिरिडीह आ जाएगा, तो ये सब सारे क्षेत्र मानभूम के अंतर्गत आते थे। तो कौन स्थापित किया, कब स्थापित हुआ, ये सब का कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ 2 सोर्स है जिससे कि पता चलता है कि किसी काल में, किसी समय अवधि में यहाँ पर मान वंश का शासन था मानभूम में। तो इसके 2 सोर्स हैं। एक तो पहला है गोविंदपुर आप लोग जान रहे होंगे, धनबाद में। ठीक है, तो गोविंदपुर में एक प्रस्तर लेख मिला है, वही शिलालेख टाइप का मान लीजिए आप। ठीक है, प्रस्तर लेख मिला है जो कि प्राप्त हुआ है 14वीं सदी में। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसके नाम थे कवि गंगाधर। तो इनके द्वारा जो प्रस्तर लेख है 14वीं सदी में मिला है गोविंदपुर से, उसमें लिखा है कि इस समय में यहाँ पर कभी मान वंश का शासन था 8वीं सदी में। और इस बात को बल एक और प्रमाण मिला है, उससे मिल जाता है कि एक स्थान है दूध पानी। ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र में ये आपका है, लगभग आप मान के चलिए ऊपर दूध पानी, मतलब यहाँ पर है आपका बराकर नदी के पास में ही है। तो आप लास्ट बराकर देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट होता है, और तिलैया डैम होते हुए उधर से ही निकलता हुआ जाता है।
तो बरकट्टा ये सब वाला क्षेत्र, तो उसी साइड में दूधपानी नामक क्षेत्र है। तो वहाँ से एक शिलालेख मिला है, शिलालेख उसमें भी, और ये शिलालेख जो है वो 8वीं सदी का है, और उसमें भी इस क्षेत्र में मान वंश की चर्चा है। ठीक है, मान वंश। तो इससे ही पता चलता है कि इस समय में 8वीं सदी में मानभूम क्षेत्र में मान वंश का शासन था। और इन राजाओं के बारे में चर्चा ये है कि ये जो राजा थे वे बहुत ही क्रूर थे, अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, अत्याचार करना, किसी को परेशान करना। और इसलिए होता है कि जो इस टाइप के राजा रहते हैं उनके यहाँ अक्सर क्या होता है, या तो विद्रोह हो जाता है या फिर राज्य टूट फूट जाता है, बट जाता है। जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो अलग होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के दरमियान में मतलब इन मान राजाओं की क्रूरता या कह लीजिए या फिर उद्दंडता, जिस भी सबसे आप इन्हें कहिए, तो इनके अत्याचार इतने थे, स्पेशली दिया हुआ है कि नारियों पर अत्याचार करते थे, कि ज़्यादा करते थे। और इसलिए यहाँ की जो सवर जनजाति थी, सवर जनजाति, वो मानभूम एरिया को छोड़ करके मानभूम से शिफ्ट होके पंचेत में जाकर के बस गए। ठीक है, ये पिछला बार गोमुखी राजा के यहाँ, गोमुखी राजा याद रखिएगा, पंचेत राजवंश, गोमुखी राजा। तो मानभूम से ये लोग शिफ्ट होकर के कहाँ चले गए, पंचेत। और इसके बाद आगे जैसे जैसे मौका मिला, जैसे कि यही मानभूम वाला से ही टूट करके ये चंपा, चाई, आपका केंदी, खड़गडीहा, ये सब राजवंश का उदय होता है मानवंश के टूटने के बाद। और इसके अलावा भूमिज, जो हम लोग जानते हैं भूमिज जनजाति, आपका एग्जाम में अक्सर आता है कि भूमिज जनजाति का संकेंद्रण झारखंड में कहाँ है, तो हम लोग मानभूम मारते हैं कि मानभूम वाले क्षेत्र में। अगर आज का वर्तमान देखा जाए तो धनबाद में। तो उस समय फिर इन्हीं के अत्याचारों से फिर वो लोग क्या किए, स्वराज्य का जो मांग उठा, फिर ये इन्हीं के अत्याचारों की वजह से। तो इतना सारा कुछ मान वंश के बारे में मिलता है। तो 8वीं सदी में हम लोगों ने 4 वंश देख लिया है, सिंहभूम, रक्सेल, पंचेत और मानभूम। इसके बाद आगे चल कर के हम लोग रामगढ़, चेरो और आपका कौन सा एक, रामगढ़, चेरो और खड़गडीहा है, इन सब राज्यों की भी स्थापना होगी। तो उस समय इन सब बातों को, उन सब राज्यों की भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल में ये 4 राजवंश हो गए, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो 8वीं से 10वीं सदी के बीच में अभी चर्चा हो रही थी, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से आज हम लोग उससे आगे की कहानी की शुरुआत करेंगे कि 10वीं के बाद 11वीं 12वीं सदी में क्या चला, कि झारखंड में 11वीं से 12वीं सदी के बीच में क्या चला। क्योंकि 12वीं सदी से 13वीं सदी से 1206 से तो आप लोग जान रहे हैं गुलाम वंश की स्थापना, और उसके बाद फिर हम लोग सल्तनत काल, फिर मुग़ल काल, अंग्रेज काल, सारा देखते चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इधर अभी हौच पौच था, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इधर ही तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि काल वाइज काल, कि इस समय में क्या हुआ, इस समय में क्या हुआ। अब जो अगला क्लास होगा वो उम्मीद है 1206 से ही चलेगा हम लोग का, गुलाम वंश से। तो वहाँ से हम लोग आराम से समझने में आप लोगों को भी सहूलियत होगा, चीज़ों को समझ आएंगी। क्योंकि इस समय का जो इतिहास था मेन यहाँ से आपका लेकर के 7वीं से लेकर के जो 12वीं सदी के बीच का जो काल है वो बहुत ही बिखरा बिखरा हुआ है। तो आप लोग इतिहास अगर उधर भी पढ़े होंगे प्राचीन वाला, तो भी बहुत ज़्यादा डायग्राम क्लियर नहीं रहता है। तो इसलिए ये ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने ये कोशिश किया है कि आप लोगों को कोई समस्या ना हो समझने में। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 11वीं से 12वीं सदी के बीच में अभी बात होगा। 11वीं से 12वीं सदी का झारखंड। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस समय में क्या हुआ, 11वीं से 12वीं सदी में जान रहे हैं हम लोग। 11वीं से 12वीं सदी के बीच में इससे पहले तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 बड़े बड़े
जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो बहुत ही हावी हो चुकी थी, लेकिन 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और इनके स्थान पर कुछ नई शक्तियाँ उदय होना स्टार्ट हो गई थी भारत स्तर पर। जैसे कि चोल, आपका इधर हमारे पड़ोसी वाला जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वहाँ पर हुआ था एक कलचुरी वंश, कलचुरी या कलचेरी जो भी लिखता है आप लोग देख लीजिए, कलचुरी ही था। तो ये वंश और चोल हो गया, इधर चालुक्य हो गया और चालुक्य चोल, और इधर चंदेल, एक चंदेल भी राजवंश था जो आप लोग पढ़े होंगे। चंदेल वंश के शासक, कौन सा अभिलेख है वहाँ पर, खारवेल, खारवेल का चंदेल खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, वहाँ पे इन सब की चर्चा हुई है। तो खैर उधर से अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, हम लोग को सिर्फ झारखंड देखना है। तो झारखंड में देखना है कि इस समय अवधि में कौन कौन से 11वीं से 12वीं सदी के बीच में कौन कौन से शासक हुए। तो इन शासकों में एक तो है आपके, एक थे आपके श्रीपति राय, श्रीपति राय, एक थे आपके जोगिंद्र राय, एक थे आपके नृपेंद्र राय, एक थे आपके गंधर्व राय, और एक थे आपके भीम कर्ण। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सिर्फ देखना है कि 11वीं से 12वीं सदी के बीच में ये से राजा हुए, लेकिन हमें जो मेन फोकस है, हमारा जो केंद्र बिंदु होगा वो अभी हमारा गंधर्व राय और भीमकर्ण, इन दो राजाओं पे चलेगा। ये दोनों हमारे झारखंड के नागवंशी शासक इस दौरान में। तो इस दौरान में क्या था कि जब चंदेल, इधर क्या नाम है इसका, चोल, चंदेल, इधर चालुक्य, इधर कलचुरी, छत्तीसगढ़ का कलचुरी या कलचेरी जो भी था, देख लीजिएगा आप लोग क्या पढ़े हैं। तो ये जो वंश थे इनकी स्थापना में इसके एक शासक हुए लक्ष्मीकर्ण, जो इनके समकालीन थे गंधर्व राय के। लक्ष्मीकर्ण में बात ये था कि ये बहुत ही इस कलचुरी वंश के प्रतापी शासकों में एक हुए जिन्होंने अपने राज्य को काफ़ी विस्तार दिया। मतलब इधर बंगाल तरफ से भी सट गए, उधर और भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ से उधर मध्य प्रदेश वाला एरिया बुंदेलखंड साइड में भी घुस गए। तो इधर इतना ज़्यादा ये राज्य विस्तार किए और बहुत ही प्रतापी शासक हुए। तो उसी दरमियान में इनका और इनका भी संपर्क हुआ होगा। अब मित्रता कह लीजिए या फिर ये इन पे विजय स्थापित किए, ये इन पे विजय स्थापित किए, पता नहीं, लेकिन जो भी है कि प्रभावित है और कहा जाता है कि इन दोनों में मित्रता स्थापित हुई। और इसके बाद जो इनके पुत्र हुए, गंधर्व राय के पुत्र भीमकर्ण, ये इनसे प्रभावित हुए लक्ष्मीकर्ण से, और यही लक्ष्मीकर्ण से प्रभावित होकर के अपने नाम, देखिएगा यहाँ पे राय उपाधि चल रहा था अभी तक, जितने भी नागवंशी शासक थे सभी में राय उपाधि चल रहा था, लेकिन ये गंधर्व राय इनके समकालीन थे लक्ष्मीकर्ण के। तो इनसे प्रभावित होकर के इनके जो पुत्र हुए भाई साहब भीम, उन्होंने भीम राय ना करके अपने नाम के साथ कर्ण जोड़ लिया। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है भीम कर्ण राय। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, वही है भाई साहब, भीम कर्ण कहिए या भीम कर्ण राय कहिए, वही है। तो सभी का अपना अपना लिखने का है। तो पहले ये आपका एग्जाम में पूछता है कि कौन से नागवंशी शासक ने राय के जगह कर्ण की उपाधि धारण की या फिर अपने नाम के साथ कर्ण का उपयोग या फिर प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो भीमकर्ण। अब भीमकर्ण आ गए हमारे इस राजवंश की प्रतापी। गंधर्व राय का इम्पोर्टेंस या फिर महत्व कह लीजिए सिर्फ इतना ही है कि ये लक्ष्मीकर्ण जो कि कलचुरी वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे, उनके ये समकालीन थे। बस ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार मतलब पूछा जा सकता है, बहुत जगह पूछता भी है कि
कोई भी जो महान शासक होते हैं अगर यहाँ का हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके समकालीन कौन थे। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा काम किए नहीं गंधर्व राय, लेकिन इनके समकालीन होने के कारण इनका महत्व बढ़ जाता है। हम लोग मेन फोकस करेंगे भीमकर्ण पे। तो आइए हम लोग भीमकर्ण पे करते हैं बात। इसको आप मिटा देते हैं, ठीक है। इसे देख लीजिए, ऊपर वाला मिटाता हूँ मैं। भीमकर्ण नागवंशी शासक 1098 से 1132 इनका कार्यकाल भीमकर्ण, ठीक है। 1098 ईस्वी से 1132 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। अब ये इनके कार्यकाल में ये झारखंड में नागवंश के प्रतापी शासक क्यों कहे जाते हैं, इनमें 2-3 चीज़ें हैं, इसका देख लेना है, ठीक है, कि क्या क्या ये चीज़ की हैं। तो सबसे पहले अभी जहाँ तक कहानी स्टार्ट मतलब बात हो चुका है कहानी में कि भीमकर्ण नागवंश के पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने नाम के साथ कर्ण लगाना शुरू किया, या फिर कह सकते हैं कि कर्ण की उपाधि धारण की। कुछ भी एग्जाम में आएगा, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि किससे प्रेरित होकर के की, तो कलचुरी वंश के लक्ष्मी कर्ण, इनसे प्रेरित होकर के इन्होंने अपने नाम के साथ कर्ण की उपाधि धारण की और लगाना स्टार्ट कर दिया। पहला तो ये होता है। दूसरा है, इन्होंने राजधानी जो हमारा क्या था अभी तक था, देखिए शुरू में था हमारा सुतियाम्बे से राजधानी को प्रताप राय ने चुटिया ले आया। और प्रताप राय के बाद अगले शासक हुए, मतलब बीच में तो बहुत सारे हुए, राजधानी परिवर्तन करने वाले अगले शासक हुए भीमकर्ण, जिन्होंने राजधानी को चुटिया से परिवर्तित कर कहाँ ले आया, खुखरा, ठीक है। सुतियाम्बे हम लोग जान रहे हैं पिठौरिया के पास, चुटिया यहीं बगल में आपका स्वर्ण रेखा के नज़दीक के बगल में ही है। आप चुटिया जानते होंगे, रांची में जो रहे होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए रेलवे स्टेशन के बगल में ही है चुटिया, वहीं पर राजधानी लाया गया। इसके बाद अगली राजधानी को ले जाया गया खुखरा, किसके द्वारा, भीमकर्ण के द्वारा। खुखरा वर्तमान में आपका इधर चले जाइए नगड़ी के आगे जाइएगा, उधर लोहरदगा और गुमला वाला रास्ता कटता है, उसी के बीच में इधर भरनो और इधर क्या कुड़ू वगैरह है, तो वही सब के बीच में स्थान है यही खुखरा। तो वहाँ पे स्थान है खुखरा का, जो कि यहाँ से लगभग आपका 40-45-50 किलोमीटर के लगभग में पड़ जाएगा। तो यहाँ से राजधानी को उठा करके 50 किलोमीटर दूर कर दिया। क्यों कहा जाता है कि ये जो रास्ता था हमारा, वो उस समय तक क्या था ना कि यहाँ पे तुर्कों का प्रभाव जो भारत में बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो उस समय चूँकि बंगाल, इधर दोआब था हमारा पंजाब, ये सब बहुत ही बोल सकते हैं विकसित राज्यों में थे, जहाँ की उपज, जहाँ की राज्यवादी विस्तार गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए चूँकि ये तो मेन प्लेन है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी राज्य विस्तार के लिए। तो इस रास्ते के बीच में ये हटना चाह रहे थे कि भाई इसके बगल में ही हम लोग पड़ जाते हैं, जाते हुए ऐसा नहीं कि हमें भी पीटते हुए चला जाए। क्योंकि हम लोग तो बेसिकली क्या थे कि छोटे छोटे लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाले छोटे छोटे राजवंश थे, बहुत ज़्यादा कोई विशाल हम लोग का सैनिक भी नहीं था। तो हम लोग का मेन राज्यवादी मतलब विस्तारवादी नीति भी नहीं था। और आज भी हम लोग को देखिएगा कि झारखंड के जो लोग हैं बहुत ही शांति प्रिय हैं, कि आराम से रहना है, ज़्यादा कुछ लोभ लालच है नहीं, तो उसी टाइप का है। तो ये क्या किए कि भाई साहब इसीलिए इस रास्ते से हटा करके वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ले गए कि रास्ते से हट जाए भाई। एक तो ये हो गया। अभी जो आना गतिविधि स्टार्ट हो गया था ना, अभी तुर्क का बात चलेगा, बख्तियार खिलजी, ये अभी आप लोग रहिएगा, देखते जाइए, मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। तो राजधानी हम लोग का ये ले गए भाई साहब चुटिया से खुखरा। दूसरा काम तो ये हो गया। तीसरा काम क्या किए थे ये, तीसरा काम किए थे रक्सेलों से युद्ध।
रक्सेल जो कि हम लोग जान रहे हैं पलामू में जो कि अपने राज्य का विस्तार किया, ये भी वही राजस्थान से आए हुए थे, तो यहाँ पे अपने राज्य का विस्तार किया था और राज्य विस्तारवादी नीतियाँ अपना रहे थे। तो यहाँ पे चूँकि और भी ये नज़दीक चले गए खुखरा ना, तो उधर से नज़दीक ही पड़ गया, तो इन दोनों में टकराव हो गया कि इनको रोकने के लिए, ठीक है, बरवे की लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में। और जो इनका था भीमकर्ण, ये इन लोगों को सुरगुजा तक उधर ढकेल दिए पूरा पीछे, और बाद बाकी पलामू वलामू ये सब लातेहार उधर सब टोरी वगैरह क्षेत्र सब जीत करके अपने कब्जे में कर लिए। तो एक तो ये हुआ, साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि इन्होंने जब रक्सेलों से युद्ध किया, इनको बढ़िया से पीट दिया, तो पीटने के बाद देखा कि इन्हें के पास एक वासुदेव भगवान जान रहे हैं, उनकी एक मूर्ति भी है, तो वो मूर्ति भी छीन ली। वासुदेव की मूर्ति ये भी छीन ली। हाँ, राजधानी वाला एक ये देख लीजिएगा, एक छूट गया यहाँ पर, राजधानी को 1122 ईस्वी में राजधानी को परिवर्तित करके चोटिया से ले गए थे भाई साहब खुखरा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखे भीमकर्ण, कर्ण की उपाधि लेने वाला पहला शासक, राजधानी को चोटिया से खुखरा परिवर्तित किया, रक्सेलों से बरवे की लड़ाई, बरवे का युद्ध जीता, और पलामू लातेहार वगैरह सारा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया, और चौथा था वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की। तो ये हो गए हमारे भीमकर्ण के जीवन की घटनाएं, या उनका बोल सकते हैं कार्य। तो ये आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अभी यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो वासुदेव की मूर्ति जो रक्सेलों से इन लोगों ने रक्सेलों से ये जो भाई साहब छीन लिए हैं, तो इसकी स्थापना, इसको प्रतिष्ठापित कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये देख लेना। अभी वासुदेव की मूर्ति पे अभी कहानी आगे और चलेगा। यहाँ पर लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ से हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। वासुदेव तो हम लोग जानते हैं ना, विष्णु, वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव लोग वो मानते हैं वासुदेव, ठीक है, वो शायद विष्णु के तो ही रूप माने जाते हैं। तो यहीं पे अभी कहानी चलेगा, देखिएगा आगे। तो 12वीं सदी के अंतिम में, ठीक है, हाँ ठीक है, 12वीं सदी में आते आते 12वीं से 13वीं सदी के शुरुआत तक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पाल वंश बंगाल में पाल वंश कमज़ोर पड़ने लगा 11वीं सदी तक में। तो फिर वो क्या किए, यहाँ पे इन लोग को पाल वंश को प्रतिस्थापित करके सेन वंश, वहाँ पे सेन वंश इन लोग का वहाँ पे वर्चस्व स्थापित हुआ। तो जब सेन वंश वहाँ पे अपना शासन स्थापित किए, तो चूँकि सेन वंश क्या थे, ये लोग कट्टर वैष्णव थे, ठीक है, कट्टर ये लोग वैष्णव थे। और उसी समय में लोग आगे देखेंगे चैतन्य महाप्रभु आगे चल करके 15वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये सेन वंश क्या थे, कट्टर वैष्णव, बंगाल के नए शासक, पाल को प्रतिस्थापित करके ये लोग गद्दी संभाले थे। तो इसके एक शासक हुए लक्ष्मण सेन, वो भी बहुत प्रतापी शासक हुए, महान कह लेते हैं, या फिर अपने राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार देने वाला। तो लक्ष्मण सेन जो वे, उन्होंने अपने राज्य को काफ़ी विस्तार दिया। मतलब अभी जो कामरूप जो कि असम मान लीजिए, वो वाला, इधर गौड़ इधर घुस गए, ठीक है, इधर काशी बनारस इधर तक, इतना पूरा राज्य में अपना इतना विस्तार कर लिए। तो उसी समय में हो सकता है कि वो झारखंड में प्रभाव इनका पड़ा होगा या ना पड़ा होगा। बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है कि लक्ष्मण सेन का प्रभाव यहाँ पर पड़ा ही होगा। तो लक्ष्मण सेन के यहाँ पे समकालीन जो थे दो नागवंशी शासक इनके समकालीन हुए। कौन कौन? एक हुए जसकर्ण और एक हुए
जयकर्ण। तो ये जस्ट इनके बाद का है, मतलब यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़े ना भीमकर्ण, भीमकर्ण इनके बाद ये दोनों हुए, जसकर्ण और उसके बाद जयकर्ण। तो ये भाई साहब क्या किए थे, रक्सेलों से क्या किए थे, विष्णु का मूर्ति, वासुदेव की मूर्ति, रक्सेलों से वासुदेव की मूर्ति को छीन लिए थे। तो यही मूर्ति को इन दोनों के कार्यकाल में, ठीक है, गुमला के कोराम्बे, हल्दी घाटी भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे विष्णु की मूर्ति, कोराम्बे का मंदिर आप लोग आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापित, मतलब प्रतिष्ठापित की, यहाँ पे इनको स्थापित करवाया, इनका मंदिर बनवाया वासुदेव का कोराम्बे में, ठीक है, गुमला जिले में है। फिर ये आगे चल कर ही देखेंगे हम लोग कि अभी तो स्थापित हुआ, लेकिन इसका एक बार और पुनः प्राण प्रतिष्ठा किया गया 1400 लगभग 70 ईस्वी में। उस समय के राजा थे, नागवंशी शासक थे चेतकर्ण, उन्होंने पुनः इसका करवाया था 1470 ईस्वी में प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी चर्चा सुन करके अभी जो हम लोग पढ़े थे ना वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु, फिर उसी की चर्चा सुन करके वो मथुरा जाने के क्रम में, वृंदावन वही उधर जाने के क्रम में झारखंड से होकर के गुजरे थे। और इसी संदर्भ में देखिए झारखंड को कि यहाँ पे जो स्थापित किया गया, तो इसी को लेकर के हो सकता है कहा गया है कि कबीरदास ने ये भी कहा है, एक दोहा है उनका कि कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के वासी। तो ये सब सारी चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ पर भी वासुदेव की मूर्ति स्थापित की गई कोराम्बे में। ये जसकर्ण और जयकर्ण के समय काल में, जो भीमकर्ण के जस्ट इनके उत्तराधिकारी थे, तो यही जो थे वो वासुदेव की मूर्ति रक्सेलों से छीन लिए थे और फिर कोराम्बे में प्रतिस्थापित किए, जिसे बाद में पुनः 470 ईस्वी में चेतकर्ण, हाँ चेतकर्ण ही थे, वो नागवंशी शासक थे, उनके समय काल में फिर से स्थापित या प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो यहाँ तक हम लोग देखें 1206 ईस्वी में, देखिएगा 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी तक ये लक्ष्मण सेन जो थे, इनका 1206 ईस्वी तक शासन चला ये, और काफ़ी विस्तार किए। और इसी के समय में फिर वो बख्तियार खिलजी आए थे, जो कि इनके बारे में कहा जाता है कि झारखंड होते हुए ये गुजरे थे, बंगाल में जो अटैक करना था ना, नदिया वगैरह में किए थे, नदिया जगह का नाम है बंगाल का, तो वहाँ पे अटैक किए थे और जीते थे। तो 1206 ईस्वी में तो झारखंड से होते हुए गुजरे थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है, बख्तियार खिलजी कि झारखंड आए हुए थे भाई साहब, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे 1206 गुलाम वंश की स्थापना, ये सब मोहम्मद गोरी के साथ आने वाले लोग थे, तुर्क, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसका इंटरेस्टिंग कहानी नालंदा कैसे जला। तो इसका कहानी ये है कि ये जो बख्तियार खिलजी थे, ये भाई साहब एक बार बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो इलाज चल रहा है इनका, जितने मतलब चूँकि तुर्क थे तो हकीम वाला चलता था, ठीक है। हमदर्द देखते होंगे आप लोग, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन गजब टाइप का हो गया है, ये हिंदू का, ये मुस्लिम का, तो वही है कि ये हमदर्द देखिएगा आप लोग, वो अधिकतर वही समय फेमस, आप लोग जो नहीं जानते होंगे वो जान लीजिए। तो हकीम लोग इनका इलाज कर रहे थे, तो ये भाई साहब ठीक ही नहीं हो रहे थे, कितना भी इलाज कर करके वो थक गए, नहीं ठीक हुए। तब किसी ने इन्हें सलाह दिया, इनके ये दरबारी लोग ने, कि यदि आपको ठीक होना है तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर आयुर्वेद विभाग के प्रमुख हैं, राहुल श्रीभद्र नाम है, हाँ राहुल श्रीभद्र, तो आप उन्हें बुलाइए और उनका मतलब सलाह मानिए, उनकी दवा लीजिए, तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाइएगा। लेकिन इनको ये थोड़ा सा अपने सम्मान के खिलाफ लगा कि भाई हमारे जो वैद्य हैं, मतलब जो हमारे जो हकीम हैं, क्या उनसे कम काबिल हैं कि जो उनको बुलाएंगे तब ठीक होंगे। तो वो बोले कि नहीं बुलाएंगे। लेकिन बीमारी बढ़ता गया, वो और ज़्यादा बीमार होने लगे। तो ऑब्वियस है भाई कि जान से ज़्यादा प्यारा तो कुछ है नहीं। तो वो लास्ट में क्या हुआ, थक हार करके उन्हें राहुल श्रीभद्र जी को नालंदा से बुला लिया इलाज करने के लिए। वो भाई साहब जैसे पहुँचे इलाज करने के लिए, ये बिल्कुल तने हुए, कड़क एकदम, एक होता है ना एटीट्यूड दिखाना, भाई मरने आसन में है फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम में ज़्यादा काबिलियत है, बहुत काबिल हो कि भाई किसी को भी ठीक कर सकते हो, तो मैं तुम्हारा दवा कुछ नहीं खाऊंगा, बिना दवा के मुझे ठीक करके दिखाओ।
ये भाई सब समझ गए कि भाई खेला क्या है। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आपको इच्छा नहीं है दवा खाने का तो आप मत खाइए। आप धार्मिक आदमी हैं? बोला बिल्कुल है। बोले इस्लाम मानते हैं ना? बोले हाँ मानते हैं। तो अगर कुरान पढ़ने बोले तो पढ़ लीजिएगा? बोले बिल्कुल पढ़ेंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं है। वो भाई साहब टिक कर दिए कि आप पेज नंबर इतना से इतना तक को आपको कुरान को पढ़ लेना है, आप ठीक हो जाइएगा। बोले ठीक है। तो भाई साहब ये क्या किए, आराम से पढ़ना उसको स्टार्ट कर दिए। पूरा पढ़ रहे हैं, पेज पलट रहे हैं, ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब तक वो कुरान पढ़े तब तक वो ठीक हो गए, उतना दूर पढ़ते पढ़ते। सब आश्चर्यचकित कि आखिर भाई ऐसा कैसे संभव हो गया, बिना दवा के सिर्फ कुरान पढ़ करके ठीक कैसे हो गए। तब बाद में बताया गया कि पेज नंबर इतना से इतना तक में जहाँ तक राहुल श्रीभद्र जी ने आपको पढ़ने को कहा था, उस सारे पेज में जड़ी बूटियाँ मिला दी गई थी, अंश मिला दिया गया था कि जब भी आप पेज पलट रहे थे ऐसे ऐसे, तो ये थूक के माध्यम से वो दवा सब आपके अंदर जा रहा था और उसी से आप ठीक हुए हैं। इससे भाई साहब चिढ़ गए। बताइए, भला किए और उससे भाई साहब वो चिढ़ गए। उनको बेइज्जती और ज़्यादा लगने लगा कि भाई ये सचमुच में आकर के बिना दवा बताए हुए भी ऐसे ठीक कर दिया। तो वो क्रोधित होकर के ये क्या कि नालंदा वगैरह जितना विश्वविद्यालय था ना, उसके बाद सबको बर्बाद करना स्टार्ट कर दिए हैं। नालंदा में आग लगवा दिए हैं। कहा जाता है कि वहाँ किताबें भाई कितने महीनों तक, 3 महीना के और भी कुछ ज़्यादा ही जलता रहा। और जितना मतलब आयुर्वेद था संबंधित बहुत ज़्यादा हम लोग भारत विकसित था, वो सब जलने के क्रम में हम लोग 1000 साल पीछे चले गए। खैर वो बात की बातें हैं, ये सब घटनाएं होती रही हैं बहुत सारे इतिहास में और होती अब आगे देखिए क्या है, बहुत सारी हुई हैं। तो पढ़ना हम लोग को सारा कुछ, तो यहाँ तक का कहानी हम लोग देख चुके हैं। और हम लोगों ने झारखंड को 1206 ईस्वी तक ला करके आज के क्लास में हम लोगों ने इसे 1206 ईस्वी तक ला करके हम लोग इस क्लास को आज छोड़ रहे हैं। अब कल से हम लोग 1206 ईस्वी जब गुलाम वंश की स्थापना होगी तब से हम लोग चलाएंगे कि गुलाम वंश से लेकर के जितने भी सल्तनत कालीन शासक हुए हैं, उसके बाद मुगल हुए, तो कब कब कौन कौन आए यहाँ पे, क्या क्या प्रभाव दिखाए, क्या क्या झारखंड प्रभावित हुआ, उन सब सारे चीज़ों की चर्चा होगी। लेकिन वो होगी कल से। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।